हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है इस क्लास में तीन चीज़ों के बारे में देखेंगे। सबसे पहला तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। तो हम कोशिका से संबंधित चीज़ें देखेंगे। ओवरऑल बॉडी के संबंध में हम कुछ चीज़ें देखेंगे बेसिक टाइप की। इसके बाद हम देखेंगे मानव जनन तंत्र, रिप्रोडक्शन सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, और इसके बाद हम एक लास्ट में छोटा सा टॉपिक है प्राथमिक उपचार, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, शॉर्ट टाइम की क्लास होगी, बट इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है और इसको करने के बाद, इस क्लास में पढ़ने के बाद आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। सारा कुछ इसी क्लास में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं लगाने होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। अब देखिए, कोशिका को हम कहते हैं इंग्लिश में सेल। ठीक है, सेल ये क्या है? शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। एग्जाम में यदि आता है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो सेल या कोशिका। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर कोशिकाओं से क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। कोशिका से बनेगा या सेल से बनेगा टिश्यू। ठीक है, ऊतक। फिर टिश्यू से क्या बनेंगे? टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? कोई अंग बनाते हैं, ऑर्गन। फिर ये ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? अंग तंत्र, यानी ऑर्गन अर्थात ऑर्गन सिस्टम। और फिर ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनता है? ह्यूमन बॉडी, मानव का शरीर बनता है। ओके, तो सबसे पहले हुआ सेल, सेल से बने टिश्यूज, टिश्यूज से बने ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी। और हिंदी में देखें हम तो कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से बना अंग, अंग से बना अंग तंत्र, और अंग तंत्रों से मिलकर बना मानव शरीर। ओके, रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे। 1665 में, 1665 में कोशिका, सबसे पहले इन्होंने निर्जीव कोशिका की खोज की थी और इसे कोशा कहा था। ठीक है, कोशा। फिर ल्यूवेन हॉक ने 1674 में सजीव कोशिका की खोज की और इसे बैक्टीरियम नाम दिया। कोशिका का जो मापन है वो माइक्रोन में किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें जितनी भी चीजें दी हुई हैं सारी याद करनी है, सभी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब कोशिका में एक द्रव्य होता है जिसको कहते हैं जीव द्रव्य। ओके, और ये क्या है? प्रोटोप्लाज्म, इंग्लिश में इसको प्रोटोप्लाज्म होता है कहते हैं। तो जीव की जो सारी जैविक क्रियाएं हैं इसी के द्वारा होती हैं, इसीलिए इसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जीवन का भौतिक आधार जीवित द्रव्य, या इसको प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, क्योंकि शरीर की जितनी जैविक क्रियाएं होंगे इसी के कारण होंगी। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रक द्रव्य। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म इंग्लिश में इसका नाम है। कोशिका द्रव्य ये क्या होता है? कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। ओके, और ये कहाँ रहता है? कोशिका के केंद्रक के अंदर रहता है। देखो ऐसे समझो, ये है आपकी कोशिका। ओके, यानी ये एक कोशिका है। शरीर वैसे, ये हमारा जो शरीर है ये बहुत सारी ऐसी कोशिकाओं से मिलके बना है। ठीक है, आप उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते, अरबों खरबों है। और इसमें दो चीजें हुई ऐसे, ये आपके समझने के लिए है। जो साइंस वाले हैं वो ये ना सोचे कि ऐसा तो डायग्राम नहीं होता, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ये होता है केंद्र, तो केंद्रक के अंदर जो होता है उसको क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव्य। ओके, ये जो केंद्रक द्रव्य है ये केंद्रक के अंदर होता है, केंद्र के अंदर। और ये जो कोशिका झिल्ली है, बाहरी परत, और ये केंद्रक के बीच यहाँ पर जो होता है ये क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, ये दो टाइप के हुआ। यहाँ जो हुआ तो ये क्या हुआ? केंद्रक हो गया, ये है केंद्रक। और ये क्या है? कोशिका की झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ठीक, तो ये हो गया साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, और ये हो गया केंद्रक द्रव्य। ओके, अब जीव द्रव्य के निम्न भागों से मिलकर बना होता है। देखो जीव द्रव्य किस किस चीज से मिलकर बना है, किस किस से मिलकर बना है? एक तो जल 70% होता है इसमें, कार्बन 10%, हाइड्रोजन 10%, ऑक्सीजन 7% और अन्य चीजें 3% होती हैं। ठीक है, अन्य 3% होगा। जीव द्रव्य में सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। मतलब जीव द्रव्य जो होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या होगा? कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन होता है।
फिर हम देखते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति, सेल की वॉल क्या होती है, ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, यानी सेल वॉल सिर्फ पादप कोशिका यानी पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, क्योंकि कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। ओके, और सेल्यूलोज कहाँ होता है, सिर्फ पौधों में होता है, यानी प्लांट्स में ही होता है। प्लांट की कोशिकाएं जो होती है उसमें सेल्यूलोज होगा, और इसीलिए कोशिका भित्ति जो है, सेल वॉल जो है, सिर्फ प्लांट्स में ही होता है। ये क्या करता है, बाहरी आघातों से उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, अब है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, कोशिका झिल्ली। ये कोशिका प्रत्येक कोशिका के एक बाहरी परत से घिरी होती है। अभी हमने देखा ना, ये कोशिका थी अपनी, तो ये इसका केंद्रक हो गया। तो ये जो है, ये क्या है, ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, यानी क्या है, कोशिका भित्ति है, इसको सुरक्षा देती है, और इसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ओके, और ये क्या होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है। ठीक है, कि अंदर पदार्थ कौन से जाएंगे और कौन से बाहर आएंगे, ये डिसाइड करती है ये सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। अब आता है केंद्रक। तो देखिए केंद्रक क्या होता है, केंद्रक बताएं, केंद्रक क्या होता है, कोशिका का मस्तिष्क होता है। ये कोशिका हो गई हमारी, ये उसका मस्तिष्क हो गया, मतलब केंद्रक हो गया। ठीक है, इसके अंदर उपस्थित द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव्य कहते हैं, अभी हमने देखा। ठीक है, फिर केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में रहता है, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। अब ये जो है, यहाँ पे अंदर द्रव्य भरा होता है, इसमें एक धागे नुमा पदार्थ होता है, ऐसे धागे नुमा पदार्थ होता है, इसको कहते हैं क्रोमेटिन। ठीक है, और ये प्रोटीन और डीएनए का बना होता है, ये धागे नुमा पदार्थ। जब कोशिका का विभाजन होता है, कोशिका जब विभाजन होता है तो क्या होता है, कोशिका विभाजन में दो भागों में टूट गई हमारी कोशिका, एक छोटी ये बन गई और फिर मान लीजिए एक छोटी ये बन गई। ओके, ऐसे ये बन गई, ऑटोमेटिक दो टुकड़ों में टूट गई। तो फिर क्या हुआ, इस समय में कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक छोटे धागे के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये सिकुड़ के छोटे धागे के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, और इन धागों को गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, यही जो होते हैं क्रोमोसोम होते हैं, ध्यान रखना, यही बात जो ये कोशिका विभाजन के समय इनको फिर क्रोमोसोम कहा जाता है। मनुष्य में 23 जोड़े होते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन क्या उत्पादन स्थल है, क्या है, प्रोटीन का उत्पादन है, और इसे क्या प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से याद करना कि राइबोसोम क्या है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, या यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है, या ये इसको प्रोटीन का उत्पादन स्थल भी कहते हैं। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो ये अभी मैं जितने भी पढ़ाते जा रही हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ओके, और सारे इंपॉर्टेंट होने के साथ इसको आप कुछ ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे कि मैं इसको पढ़ लूँ या मैं इसको नहीं पढ़ूँ तो भी एग्जाम में काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको इसको पढ़ना होगा क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो आपको इसको पढ़ना है और अच्छे से याद करना है। बहुत सरल चीजें आपने सबने इसको पढ़ा है, सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने की थी 1886 में। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। ठीक है, बेंडा ने इसका नाम रखा था। खोज किसने की, ऑल्टमैन ने की। यह कोशिका श्वसन स्थल है। कोशिका यानी जो आपकी सेल है, ये जो सेल है हमारी, ये क्या है, ये यहाँ से सांस लेती है। ठीक है, इसलिए इसको श्वसन स्थल कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। यह ध्यान रखना, लास्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन आया था। ओके, तो इनको अच्छे से याद करना है। अब आता है लाइजोसोम। लाइजोसोम की खोज डी डुवे ने की थी। देखो खोज तो नहीं पूछता है कि खोज किसने की थी, मुख्य चीज ये पूछता है कि या तो उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है तो पूछता है, या वो क्या करता है, या उसका और क्या नाम है,
तो ये इन सारी चीजों से क्वेश्चन आते हैं। और जब बहुत एकदम डीप, बहुत कठिन ही पूछना हो तभी वो नाम पूछेगा कि किसने खोज की, बट याद आपको सब करना है, ठीक है। तो लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुवे ने की। इसका प्रमुख कार्य बैक्टीरिया और मृत कोशिकाओं को नष्ट करना है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि बैक्टीरिया और मृत कोशिकाओं को कौन नष्ट करता है, तो आपको अब पता होना चाहिए कि लाइसोसोम करता है, ठीक है। कई बार मृत कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए खुद ही नष्ट हो जाती है, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। देखो एग्जाम में अब ये भी पूछ सकते हैं कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। 10th के एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा आता था, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को, ठीक है। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तारक काय या सेंट्रोसोम ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। गोल्जी काय, ठीक है, गोल्जी बॉडी, इसकी खोज जो है कैमिलो गोल्जी नामक के वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसको गोल्जी काय कहा गया। यह पौधों में कोशिका भित्ति के निर्माण और जंतु कोशिका में लाइसोसोम के निर्माण में सहायक होता है। यह प्रोटीन और वसा अणुओं को संवहन करती है, इसीलिए इसे यातायात प्रबंधन कहा जाता है, ठीक है। अब ये भी पूछ सकते हैं यातायात प्रबंधन किसे कहा जाता है, तो गोल्जी काय को कहा जाता है। आपको सब ऐसे ही याद करने हैं, ओके। अंतः द्रव्य, अंतः प्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका द्रव्य में थैलीनुमा एक संरचना होती है, इसमें छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती है जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। यह न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच संबंध बताती है। इसे कोशिका का अंतःकंकाल तंत्र कहा जाता है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आए कोशिका का अंतःकंकाल तंत्र किसे कहा जाता है तो आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों, अंतः प्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होती है? दो प्रकार की होती है, एक होती है स्मूथ और एक होती है रफ, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ में क्या होता है? इसमें राइबोसोम नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, ये लिपिड का संश्लेषण करती है। और रफ में क्या होता है? राइबोसोम उपस्थित होता है और ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है। बस ये दोनों में, ये इसमें सिर्फ इतना अंतर है, ठीक है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और याद करना है, 2 बार पढ़ने में ये याद हो जाएगा, ये कोई कठिन नहीं है, आपने स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। अब देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पहले मैंने सोचा था कि ये फैक्ट छोड़ दूंगी, आप पढ़ लेंगे, लेकिन अब मैं इसको एक बार इंपॉर्टेंट इसमें से जो आ सकता है वो मैं एक बार बता देती हूँ, बाकी कुछ छोड़ते चलेंगे वो आप पढ़ सकते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जांग की। सबसे छोटी हड्डी होगी स्टेप्स, कान की। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है मैंडिबल, जबड़ा की, जो मुंह में जबड़ा होता है, मसूड़े जबड़े, उसकी। शरीर की दूसरी उसके बाद सबसे मजबूत हड्डी होती है फीमर, यानी ये जो जांग की हड्डी होती है वो। और शरीर की सबसे सुंदर हड्डी होती है क्लेविकल, यानी शोल्डर, आपके ये जो शोल्डर होते हैं ना, उनकी हड्डियों को कहा गया है। फिर अस्थि, शोल्डर मीन्स कंधा, ओके, हाँ, कंधे की हड्डी। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट। जहां पर 2 हड्डियां जुड़ी होती है उसको कहते हैं लिगामेंट। जैसे आपके घुटने हुए, आपकी कोहनी हुई, तो ये जो जोड़ है इसको कहते हैं लिगामेंट। अस्थि और मांसपेशियों के जोड़ को टेंडन कहते हैं, ठीक है। जहां पे हड्डी और मांसपेशी दोनों जुड़ी होती है उसको टेंडन कहते हैं। अब हड्डियों से संबंधित तथ्य देखो। ओसीन, ओसीन क्या है? हड्डियों में उपस्थित प्रोटीन को ओसीन कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों में छिद्र रोग, मतलब हड्डियां जो घुल जाती हैं। ऑस्टियो अर्थराइटिस हड्डियों में जो दर्द होता है। ऑस्टियोपिनिया इस रोग में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट खराब हड्डियों को गलाने, तोड़ने और उसके पुनः निर्माण में सहायक होता है। ऑस्टियोब्लास्ट हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिका। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हो जाती है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन 65%, उसके बाद है कार्बन 18%, 18%, हाइड्रोजन 9.5% और नाइट्रोजन 3.2% होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑर्थोप्लास्टी के बारे में दिया। ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है? कूल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन से संबंधित है। ये जो पैर में, मतलब ये जो पैर के जो ये जो कूल्हे होते हैं ना, उसके जो जोड़ होते हैं उनको जब चेंज करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं, तो इसको कहते हैं, उसमें एक शब्द यूज होता है ऑर्थोप्लास्टी। फिर ऐसे सिनो ऑरिकुलर नोड,
को हृदय का पेस मेकर कहा जाता है? देखो ये सब याद करने की चीजें हैं। एवी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, इसको हृदय का पेस सेटर कहा जाता है। एक को पेस मेकर कहते हैं और एक को पेस सेटर कहते हैं। ओके, फिर रक्तदाब, तो ये क्या, ब्लड प्रेशर। तो जब हृदय धड़कता है, धमनियों पे जोर पड़ता है, उसे रक्तदाब कहते हैं, पहले भी समझाया है। मनुष्य का सामान्य नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg, यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी। फिर अगर 120/80 से ऊपर होता है तो हाइपरटेंशन होती है, और 120/80 से नीचे होता है तो क्या होता है? हाइपोटेंशन होती है। 120/80 से ऊपर होगा मतलब क्या है? मतलब हाई ब्लड प्रेशर है, उसी को हाइपरटेंशन कहते हैं। और 120/80 से जिसका कम आता है उसको होता है, उसको अगर बीपी से कम होता है तो हाइपोटेंशन कहलाता है। ठीक है, यानी बीपी कम होता है। फिर रक्तदाब को स्फेग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है। ये याद रखना है कि बीपी को किससे नापते हैं? स्फेग्नोमैनोमीटर। फिर हृदय की धड़कन के समय जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो लब होती है। ओके, मतलब वो जब स्टेथोस्कोप में सुनते हैं ना जो डॉक्टर, तो ऐसे सुनाई आता है। हृदय के वॉल्व में कभी कभी ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे मरमर कहते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, रक्त परिसंचरण मतलब जो हमारे शरीर में रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे धमनियों और शिराओं के माध्यम से यहाँ वहां जाता है और पूरे शरीर में कैसे रक्त प्रवाहित होता है, इसकी खोज सबसे पहले विलियम हार्वे ने की थी। ब्लड बैंक में सोडियम ऑक्सीलेट और पोटेशियम ऑक्सीलेट का उपयोग किया जाता है, जिससे रक्त जमता नहीं है। समझ रहे हैं? मतलब जो आपको ध्यान होगा, आपको पता नहीं आपको ध्यान है, आपने देखा या नहीं देखा है, आपने देखो बहुत सारे लोग जब ब्लड डोनेशन करते हैं तो वो एक जगह रखा रहता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हमें कट लग जाता है और हमारा खून बहता है तो थोड़ी देर बाद वो जम जाता है। तो आपके दिमाग में ये भी तो प्रश्न आ सकता है कि इतना सारा ब्लड देने के बाद वहां पे ब्लड बैंक में जो पॉलिथीन में ब्लड रखा रहता है वो क्यों नहीं जमता? वो इसीलिए नहीं जमता है क्योंकि वो उसको सोडियम ऑक्सीलेट और पोटेशियम ऑक्सीलेट का यूज करके उसको ऐसा रखा जाता है ताकि वो रक्त जमे नहीं। ठीक है, फिर हिपेरिन। हिपेरिन एक प्रोटीन होता है। ठीक है, इसकी वजह से शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। ठीक है, शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है, पर चोट लगने पर हिपेरिन निष्क्रिय हो जाता है और चोटग्रस्त स्थान पर रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक है, आपको पता है कि ये जो शरीर में हमारे ये कोरोना के समय में जब कोरोना का इलाज हो रहा था कोविड-19 में, तो बहुत सारे दवाइयों के असर से लोगों का जो ब्लड है वो गाढ़ा होने लगा था। तब फिर उनको हिपेरिन दिया जा रहा था, इसके इंजेक्शन, ताकि उनका जो है रक्त गाढ़ा होके जमे नहीं। ठीक है, फिर आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया शाही बीमारी, इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब आता है सामान्य ब्लड ग्रुप ओ। तो ये क्या होता है? ये यूनिवर्सल डोनर होता है, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सबको दे सकता है। और ब्लड ग्रुप ए भी क्या होता है? ये सर्वग्राही होता है, मतलब ये सबसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, सबसे ले सकता है। ओके, ओ सबको दे सकता है, ए भी सबसे ले सकता है। आरएच फैक्टर के आधार पर ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता और ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही माना गया है, ओ नेगेटिव को। ठीक है ना। अब रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। तो लाल रक्त श्वेत रक्त कणिकाएं प्लेटलेट से मिलके बना होता है। मतलब ये जो रक्त प्लाज्मा या रक्त कणिकाएं होती है, इसमें तीन चीजें होंगी। देखो, एक लाल रक्त होगा, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, ये सबसे मिलके बना होता है। अब प्लाज्मा क्या होता है इसको समझो। प्लाज्मा क्या होता है? एक हल्के पीले रंग का होता है। ये रक्त का 50 से 60% भाग होता है। इसमें 90% जल, 7% प्रोटीन और 3% अन्य पदार्थ होते हैं। रक्त में जो भोज्य पदार्थों का परिवहन है वो प्लाज्मा के कारण होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन फाइब्रिनोजन, थ्रोम्ब्रिन
रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक है, इनका नाम याद रखना, फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन जो होता है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। और रक्त को पतला रखने में सहायक कौन होता है? हिपेरिन होता है। प्लाज्मा में रक्त का थक्का जमाने वाले कारक ये होते हैं, यदि इनको निकाल दिया जाए तो जो भाग बचता है उसे सीरम कहते हैं। ठीक है, उसे सीरम कहते हैं। या अर्थात फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन को यदि प्लाज्मा से निकाल दिया जाए तो केवल सीरम बचता है। ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के भी सहायता करता है और रक्त का थक्का जमने का औसत समय 2 से 3 मिनट होता है। ओके, अब देखो रक्त कणिकाएं ये होती हैं, रक्त का 40 से 45% भाग होता है। ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है लाल रक्त कणिका, एक होती है श्वेत रक्त कणिका, ठीक है, और एक और क्या होती है देखो, थर्ड है प्लेटलेट्स। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे आरबीसी को, लाल रक्त कणिकाओं को। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसका एक और नाम है एरिथ्रोसाइट। ओके, एरिथ्रोसाइट। और इसका निर्माण क्या है? इसका निर्माण होता है बोन मैरो में या अस्थि मज्जा में। ठीक है, ये बोन मैरो में बनती है। भ्रूण अवस्था में जब कोई बच्चा गर्भस्थ शिशु होता है अपने माँ के गर्भाशय में, तो वहां पर ये यकृत या प्लीहा में बनती है। ठीक है, इसका जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। और इसकी मृत्यु कहाँ हो जाती है? प्लीहा में, है ना। इसी को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, ये हमने पहले भी बताया था। इसका कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, O2 और CO2 का परिवहन। ठीक है, इसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है और आरबीसी की कमी से ही एनीमिया होता है। और प्लीहा को आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज आती है श्वेत रक्त कणिकाएं। देखो ये हमने पोषण वाले टॉपिक में इसके पहले भी पढ़ा है। यदि आपने वहां अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पर आपका रिवीजन हो रहा है ये सब चीजों का। ओके, पहले हम सोच रहे थे कि इसको ना बताया जाए, फिर हमने कहा नहीं होगा, अगर दूसरी जगह भी लिखा हुआ है तो बता देना चाहिए, इसीलिए दोबारा से बता रहे हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC, इसका अन्य नाम है ल्यूकोसाइट। ठीक है, इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। इसका जीवन काल 5 से 7 दिन होता है। इसकी मृत्यु लिम्फ में होती है। WBC के प्रकारों के अनुसार अलग अलग जगह पर ये कार्य करती है। और इसका कार्य क्या है? शरीर में बीमारियों की रक्षा करना। इसे शरीर का सैनिक भी कहा जाता है, सोल्जर ऑफ बॉडी कहा जाता है। ठीक है, ये एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है। यदि शरीर में WBC की मात्रा बढ़ जाए तो ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर होता है। ठीक है, WBC की मात्रा कम होने पे ल्यूकोपेनिया नामक रोग होता है। और ये है WBC के 5 प्रकार। तो देखो, सबसे बड़े आकार की WBC इसको कहते हैं मोनोसाइट, सबसे छोटी वाली को कहते हैं लिम्फोसाइट, और कवक और पैरासाइट पे जो नियंत्रण करती है उसको कहते हैं इओसिनोफिल्स। सर्वाधिक संख्या जिनकी होती है लगभग 60%, इनको कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। और सबसे कम संख्या वाले जो होते हैं उनको कहते हैं बेसोफिल्स। ठीक है, और ये है प्लेटलेट्स। अब हम क्या देख रहे थे? लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है ना, उसी के निर्माण में 3 चीज होती हैं, आरबीसी, WBC और प्लेटलेट। तो प्लेटलेट्स को हिंदी में कहते हैं बिंबाणु। इसका अन्य नाम है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट। और इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, वही बोन मैरो में। और इसका कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाने में ये सहायक होता है। ओके, तो यहां तक हमने कोशिका के बारे में और शरीर के अंदर जो बेसिक चीजें होती हैं उनके बारे में हमने यहां तक जानकारी ले ली है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मानव जनन तंत्र, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन
सिस्टम। ओके, तो मानव जनन तंत्र में देखो, ह्यूमन में जनन तंत्र किन के माध्यम से होता है? महिला और पुरुष के माध्यम से, ठीक है। यही मेन है जो दो लोगों के मिलने से किसी नए जीव की उत्पत्ति होती है। ओके, तो हम इनका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम देख रहे हैं, इसको हमने पहले भी पढ़ा है और कुछ बेसिक चीजें हम पहले भी पढ़ चुके थे। इसमें कुछ और डिटेल है, वो मैं आपको समझा दे रही हूँ। तो सबसे पहले पुरुष और स्त्री में जनन से संबंध जो संरचनाएं हैं वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। एक विशिष्टीकृत नर और मादा जनन तंत्र बनाती है। दोनों अलग अलग संरचनाएं होंगी, पुरुष की अलग, नर की अलग और मादा की अलग, ठीक है ना, मेल की अलग और फीमेल की अलग। मनुष्य के जीवन में जनन तंत्र निश्चित आयु पर क्रियाशील होते हैं। एक एज होने पर ही ये जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है ये एक्टिव होते हैं। ओके, यानी एक एज होने पर ही कोई मनुष्य बच्चे पैदा कर सकता है। ये जो एक्टिवेशन है ये कब होता है? जब यौन अवस्था आरंभ होती है, ठीक है ना। या इसे लड़कों में ये कब होती है? 15 से 18 वर्ष की उम्र में। लड़कियों में ये 12 से 13 वर्ष की उम्र में होता है। लड़कियों में इसलिए प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, जो पीरियड स्टार्ट होते हैं तो तब से माना जाता है कि ये यौवन अवस्था प्रारंभ हो गई है, उसको इंग्लिश में प्यूबर्टी कहते हैं। ओके, अब आते हैं नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसमें जो प्रमुख अंग है वो ये है, वृषण है, शुक्राणु है, शिश्न और वीर्य है, ठीक है। तो वृषण यानी टेस्टिस, तो पुरुषों में जो शुक्राणु होते हैं यानी स्पर्म होते हैं, शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण अंडकोश में स्थित 2 वृषणों में होता है, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। और शुक्राणु कहाँ होते हैं यानी इनको स्पर्म कहते हैं। ये कहां पर बनते हैं? टेस्टिस में बनते हैं, वृषण में बनते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं? यह अंतःस्रावी एक ग्रंथि होती है, एंडोक्राइन, ठीक है, जो अंडाकार होती है और पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरी होती है। इसका कार्य होता है शुक्राणु तथा नर हार्मोन उत्पन्न करना, ठीक है। शुक्राणु मीन्स स्पर्म, तो मैं जहां स्पर्म बोलूंगी तो आप फिर ध्यान रखना शुक्राणु है, ठीक है। शुक्राणु स्पर्म क्या होते हैं? स्पर्म के बारे में समझ लो। इनकी लंबाई 5 माइक्रोन होती है, यानी आप इन्हें ऐसे साधारण आंखों से नहीं देख सकते। 5 माइक्रोन होती है। ये 3 भागों में वर्गीकृत होते हैं। इनमें 3 भाग होते हैं, एक होता है सिर, एक होती है ग्रीवा और एक होती है उसकी पूंछ। ओके, मतलब ऐसे ऐसे सिर होता है और ऐसी उसकी ग्रीवा होती है और ये उसकी एक टेल होती है, एक पूंछ होती है, ठीक है। इस टाइप का स्पर्म होता है। शुक्राणु शरीर में 30 दिन तक जीवित रहते हैं। ओके, और जब सेक्स के बाद, ठीक है, स्त्रियों में ये अधिकतम 7 दिन तक जीवित रहते हैं। मतलब जब मेल की बॉडी में स्पर्म बनते हैं तो वो 30 डेज तक उनका लाइफ स्पैन होता है कि 30 दिन तक वो जिंदा रहेंगे। और अगर किसी महिला के साथ जब सेक्स करते हैं और वो स्पर्म उस महिला के बॉडी में चला जाता है स्पर्म, तो वो मैक्सिमम 7 डेज तक जीवित रह सकता है। उसके बाद में वो डेड हो जाता है। ओके, शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप और शरीर के ताप से कम होता है, ठीक है। जो मानव नेचुरल जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है, इससे भी कम टेम्परेचर में ये जो स्पर्म है ये प्रोडक्ट होते हैं। ओके, अब एक और ऑर्गन है, शिश्न है, इसको पीनिस कहते हैं। ओके, तो ये पुरुषों में जो ये है पेनिस है, ये पुरुषों में सेक्स करने वाला अंग होता है, ऑर्गन होता है, और इसके माध्यम से ही जो स्पर्म है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंचते हैं। ओके, अब ये एक और चीज होती है वीर्य, या इसको सीमन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो जो मूत्र मार्ग होता है, इसके दोनों ओर मटर के दाने के समान ग्रंथि पाई जाती है, इसे काउपर ग्रंथि कहते हैं। ये क्षारीय द्रव को स्रावित करता है जिसे वीर्य कहा जाता है, या इसे ही सीमन कहा जाता है, ठीक है। यानी ये क्षारीय ये द्रव जो है उसकी प्रकृति बता रहे कि क्षारीय है, ठीक है ना, pH 7 से इसका ज्यादा होता है। और इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, साइट्रेट और कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्य पदार्थ भी होते हैं।
मनुष्य में एक स्खलन में लगभग 1 चम्मच के बराबर वीर्य निकलता है, जिसमें लगभग 20 से 40 लाख तक स्पर्म होते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, एक बार ऐसा समझिए कि एक बार जो पुरुष के रिप्रोडक्शन सिस्टम से एक बार में जो सीमन निकलता है, जो पदार्थ निकलता है, वो लगभग 1 चम्मच के बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली, और इसमें इस 1 चम्मच पदार्थ में 20 से 40 लाख तक स्पर्म होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल। ये एक थैली जैसी संरचना होती है, रचना होती है, जो शुक्र वाहिका और प्रोस्टेट ग्रंथि के संधि स्थान पर स्थित होती है। शुक्राशय से जो द्रव स्रावित होता है उसका pH 7.4 होता है, अभी देखा था हमने, क्योंकि वो क्या होता है, क्षारीय होता है, और सीमेन का लगभग 60% भाग ये बनाता है। शुक्राशय द्रव्य जो होता है ये इसमें फ्रक्टोज उपस्थित होता है, जो विकसित शुक्राणुओं को ऊर्जा का स्रोत होता है। मतलब जो स्पर्म्स है वो इसी से, फ्रक्टोज से ही क्या है, ऊर्जा लेते, तभी तो वो जीवित रहते हैं। ठीक है, अब प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये क्या है, ये मूत्र मार्ग से मूत्राशय तक फैली रहती है, और इससे जो द्रव स्रावित होता है, द्रव निकलता है, वो सिट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण अम्लीय होता है। इसमें सीमेन का 15 से 30% भाग होता है। ओके, ये ग्रंथि क्या करती है, शुक्राणुओं को गति प्रदान करती है। एग्जाम में पूछ सकते हैं शुक्राणुओं को गति प्रदान करने वाली ग्रंथि, तो पता होना चाहिए प्रोस्टेट ग्रंथि। वृद्धावस्था में कभी कभी प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ जाने के कारण मूत्र त्याग करना अत्यधिक कठिन और दर्दयुक्त हो जाता है, इसे ही प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए पढ़ने में शर्म नहीं आनी चाहिए कि अब हम पढ़े ही नहीं शर्म के मारे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो यहां से आपको क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, इसको पढ़ के जाना, याद कर लेना। अब काउपर्स ग्रंथि, तो काउपर्स ग्रंथि क्या होती है, इस ग्रंथि का स्राव क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है, जो मूत्र मार्ग में उपस्थित मूत्र के प्रभाव को उदासीन करता है। यह शिश्न को सेक्स के समय चिकनाहट प्रदान करता है। काउपर्स ग्रंथि से एक पदार्थ निकलता है जो मूत्र मार्ग में, ठीक है, जो क्योंकि मूत्र मार्ग से जो पदार्थ निकलता है वो अम्लीय होता है, तो ये क्या करता है, ये पदार्थ क्षारीय होता है, और जब सेक्स होता है, एक महिला और पुरुष के बीच में संबंध बनते हैं, तो ये क्या करता है, ये जो पीनस है, पीनस को चिकनाई देता है। ओके, अब स्खलन की बात करते हैं। स्खलन में क्या है कि जब एक महिला और पुरुष के बीच में संबंध बनते हैं, तो सीमेन कहां से, सीमेन इसी पीनस से जो है बलपूर्वक बाहर निकलता है, इसे ही इजैकुलेशन या स्खलन कहते हैं। ठीक है, एक औसत स्खलन में अभी हमने देख लिया था, पुरुष द्वारा लगभग 3 ml वीर्य निकलता है, यानी सीमन निकलता है, वही जो लगभग 1 चम्मच के बराबर होता है, और इसमें 300 मिलियन स्पर्म जो है वो होते हैं। 20 मिलियन शुक्राणु प्रति ml सीमन से कम हो तो यह स्थिति शुक्राणुहीनता कहलाती है, जो पौरुषहीनता को प्रदर्शित करती है। मतलब यदि 1 ml सीमन में 20 मिलियन 20 लाख से कम यदि स्पर्म होते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में इसको शुक्राणुहीनता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है वो समाप्त होता है। अब हम फीमेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल्स। चलो, मादा जनन तंत्र में निम्नलिखित जनन अंग होते हैं, एक होती ओवरीज, एक होती है यूट्रस, और फैलोपियन ट्यूब और वेजाइना। ठीक है, ये इतनी 4 हैं। ऐसे पुरुष में भी हमने 4 देखी, बट एक्स्ट्रा में हमने और चीजें भी पढ़ी है। अब सबसे पहले देखते हैं अंडाशय, ओवरी। तो ना किसी भी महिला के वृक्क यानी किडनी के पास एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। ओके, ओवरीज होती है 2, ऐसी जोड़ी में रहती है। ठीक है, ये स्त्री युग्मक यानी अंडाणु का जो उत्पादन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना इनका प्रमुख कार्य होता है। ठीक, एक अंडाशय में 40,000 से 2 लाख तक अपरिपक्व पुटक यानी इमैच्योर फॉलिकल्स होते हैं, किंतु पूरे जीवन काल में 500 से कम ही पुटक परिपक्व हो पाते हैं। ओके,
रहते तो बहुत सारे हैं, बट एक्चुअल में 500 से कम ही जो है वो सही पूरे जीवन काल में उनका उपयोग हो पाता है, यानी मैच्योर हो पाते हैं। और इनको मैच्योर होने में 28 से 30 दिन लगते हैं, इसीलिए एक पीरियड का साइकिल जो है 28 से 30 दिन का होता है। ठीक है, एक बार ए पीरियड होता है तो एक साइकिल पूरा हो जाता है। फिर आती है फैलोपियन ट्यूब। तो अंडाशय के पीछे एक कीप जैसी संरचना होती है, इसे अंडवाहिनी कहते हैं, और इसी को ही फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जहां से निकलकर ये देखो, ये मान लीजिए वो कोशिका है और ये ऐसे रहता है, ये है ना। थोड़ा गड़बड़ बन रहा है चित्र, एक सेकेंड। ऐसे समझ लो, ये है और ये है, और ऐसे ऐसे रहती हैं, ये ऐसे आ जाती है ऐसे मिलके, और फिर ये इधर गर्भाशय से जुड़ी रहती है। ठीक है ना। देखो मैं आपकी समझ के लिए चित्र बना रही हूँ, एग्जैक्ट एक्यूरेट तो नहीं बन पाएगा। ओके, तो ये है आपकी क्या है, अंडवाहिनी है ना। अंडवाहिनी नहीं, सॉरी, ये क्या है, अंडकोशिका है, ओवरीज है, ये ओवरीज है, और ये है फैलोपियन ट्यूब, है ना, अंडवाहिनी। यहाँ तो यहाँ से जो एग है, जो मैच्योर एग होता है, वो यहाँ से निकल के आता है। और एक और क्वेश्चन था इसके लास्ट वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था, जब पोषण वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे, कि जो स्पर्म होता है, ठीक है ना, जो शुक्राणु होता है और जो अंडाणु होता है, वो यहाँ पर मिलते हैं, ये अंडवाहिनी में, फैलोपियन ट्यूब में वो होता है, क्या होता है, उसका मिलन होता है, मतलब जाइगोट बनता है। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया में यहाँ पर होगा। ठीक है, हाँ ये लिखा हुआ है ना, निषेचन की क्रिया जो है अंडवाहिनी में ही होती है, मतलब जो स्पर्म है और जो एग है वो दोनों यहीं पर मिलेंगे। ओके, फिर गर्भाशय, यूट्रस। तो अब ये है यूट्रस। ओके, ये पेशियों का बना नाशपाती के आकार का एक अंग होता है, जिसमें भ्रूण का भार पोषण होता है, मतलब यहीं पर जो है, यहीं पर फिर यहाँ पे जब निषेचन हो जाता है तो वाकई यहाँ कहीं चिपक जाएंगे। ठीक है, और यहीं पर फिर बच्चा बनेगा और उसका पूरा पोषण होगा 9 महीने तक। ओके, ये नाशपाती के आकार का होता है, मूत्राशय के पीछे और मलाशय के आगे स्थित होता है, जो योनि द्वार में खुलता है, मतलब वेजाइना जिसको कहते हैं। ठीक है ना। फिर गर्भाशय के भीतरी स्तर लचीला पेशी युक्त होता है, इसमें निषेचित अंडाणु चिपक जाता है और यहीं पर भ्रूण का विकास होता है, बता दिया। ध्यान देने योग्य यह है कि कभी कभी गर्भाशय की ग्रीवा में किन्हीं कारणों से कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होने से कैंसर हो जाता है, इसे ही सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ये जो है यहाँ से ये गर्भाशय यूट्रस यहाँ तक है, फिर यहाँ पर एक ग्रीवा होती है, मतलब एक ऐसा पार्ट होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। ये जो पार्ट है इसको सर्विक्स कहते हैं, यहाँ वाले। तो यहाँ पर क्या होता है, जब असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है, बहुत सारी कोशिकाएं अपने आप उत्पन्न हो जाती है, तो इसे ही सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। अधिकांश मामलों में 90% से अधिक में सर्वाइकल कैंसर का कारण क्या होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस होता है। ओके, अब योनि या वेजाइना, तो ये क्या है, एक नलाकार संरचना होती है, ये शरीर के बाहर योनि द्वार पर खुलती है, जहां बर्थोलिन ग्रंथि उपस्थित होती है, जो योनि को चिकना बनाने का कार्य करती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर योनि को चिकना बनाने का कार्य क्या कर रही है, बर्थोलिन ग्रंथि कर रही है। ऐसे ही हमने पुरुष रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था, उसको भी याद कर लेना। स्त्रियों में मूत्र मार्ग और योनि छिद्र अलग अलग होते हैं, ये 8 से 10 मीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर नहीं, 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। स्पर्म यानी शुक्राणु योनि के माध्यम से ही गर्भाशय में पहुंचता है, जहां डिंब का निषेचन होता है। ठीक है, मतलब जो स्पर्म है वो वेजाइना के थ्रू ही कहां पहुंचेगा, यूट्रस में पहुंचेगा, और फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, वो उनका जाइगोट बनेगा। ठीक है, उसी को कहा है डिंब का निषेचन होता है। अब लैंगिक जनन देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या कहता है, प्रजनन की वह क्रिया जिसमें दो युग्मकों, है ना, के मिलने से बनी रचना युग्मज या जाइगोट द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाती है। लैंगिक जनन ये समझिए कि एक देखो
ये कहलाए लैंगिक जनन में ऐसा जहां पर एक मेल और फीमेल होगा, ठीक है, तो ये दोनों के मिलने से जो नया जीव बनेगा उसको लैंगिक जनन बोलेंगे। अलैंगिक जनन भी होता है। अधिकांश जंतुओं में प्रजनन की क्रिया के लिए निषेचन यानी अंडाणु शुक्राणु का अंड से मिलना अनिवार्य है, परंतु कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जहां बिना निषेचन के प्रजनन हो जाता है, इसे अनिषेक जनन या अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, युग्मक जनन, इसमें क्या होता है इसको भी देख लो। लैंगिक प्रजनन हेतु युग्मक निर्माण की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। प्राथमिक लैंगिक अंगों, पुरुषों में वृषण यानी टेस्टिस और स्त्रियों में अंडाशय की दीवार को क्यूबॉइडल एपिथेलियम में युग्मक जनक की क्रिया होती है। वृषण में शुक्राणुओं का बनना शुक्राणु जनन, ठीक है, और अंडाशय में अंड का बनना अंड जनन कहलाता है। शुक्राणु और अंडाणु यानी स्पर्म और एग में 23 क्रोमोसोम होते हैं। दैहिक कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं। नर जनन अंग के अंतर्गत वृषण में शुक्राणु यानी स्पर्म बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, शुक्राणु जनन। ठीक है, और ये 3 प्रावस्थाओं 3 फेज में पूर्ण होती है। शिशु जन्म या प्रसव के समय पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावण होता है और यही क्या करता है, गर्भाशय को यूट्रस को संकुचन को प्रेरित करता है, प्रसव में सहायता करता है। और प्रसव के बाद स्त्रियों में प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण स्तन ग्रंथियों में दूध उत्पन्न होता है। ठीक है, हार्मोनी गर्भ निरोधन, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, इसमें महिलाओं को ऐसी पिल्स ऐसी गोली खिलाई जाती है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन अधिक और एस्ट्रोजन कम होता है। तो ये गोलियां अंडाणु निर्माण और गर्भधारण में हस्तक्षेप करती है। इन हार्मोन के कारण पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन FSH तथा LH का स्रावन घट जाता है और ये हार्मोन अंडाशयों को सक्रिय करने, जबकि क्या करते हैं ये वाले हार्मोन क्या है, ये अंडाशय को सक्रिय करते हैं। तो ये प्रोजेस्टेरॉन अधिक लेने से क्या होता है, पीयूष ग्रंथि से इनका जो निकलना है, इनका जो स्रावण है वो कम हो जाता है और इसकी कमी से क्या है, अंडाशयों में अंडाणुओं का निर्माण नहीं हो पाता, मतलब एग नहीं बन पाते। ठीक है, तो इसीलिए महिलाओं में ये हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब ये प्रोजेस्टेरॉन की जो गोलियां होती है, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है, उसमें प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, इसी से हार्मोन्स को रेगुलेट किया जाता है। डीपो-प्रोवेरा ये एक ऐसा पदार्थ है जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जैसा होता है। यह महिलाओं को इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है जिसका प्रभाव 3 महीने तक रहता है। सुनो, वो जो एक देखो जिनकी शादी होगी उनको पता होगा, एक अंतरा नाम का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है ना, अंतरा नाम का इंजेक्शन लगाया जाता है, आपने देखा होगा। ज्यादातर ANM ऐसी महिलाओं को इंजेक्शन ये वाला लगाती है जिनके जल्दी जल्दी बच्चे होते हैं। तो यदि किसी महिला का पुरुष जो है किसी प्रकार का मतलब सुरक्षा उपाय नहीं अपनाता है सेक्स के दौरान और इससे संभावना है कि उसको जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो एक इंजेक्शन आता है, उसको सरकार अंतरा नाम से लगाती है और इसमें ये डीपो-प्रोवेरा नाम की ये जो दवाई होती है, ठीक है ना, इसका इंजेक्शन रहता है और एक बार इंजेक्शन लगाने के बाद 3 महीने तक इसका प्रभाव रहता है। ठीक है, नोर प्लांट संपुट ये क्या है, देखिए ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कैप्सूल होते हैं। इन्हें शल्य क्रिया द्वारा त्वचा के नीचे आरोपित कर दिया जाता है जो 5 वर्षों तक गर्भ निरोधन का कार्य करता है। देखो एक नई चीज है ये, यानी इसको कहते हैं नोर प्लांट संपुट या नोर प्लांट कैप्सूल। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कैप्सूल है, इसको मतलब ऑपरेशन से, ठीक है ना, ऑपरेशन से स्किन के नीचे लगा देते हैं जिससे 5 साल तक जो है बच्चे नहीं होंगे, गर्भ निरोधन का कार्य होगा। ठीक है, अंतःगर्भाशयी तंत्र ये क्या है, एक तांबा या स्टील प्लास्टिक का बना एक कुंडली नुमा कोलाइड यंत्र होता है जो गर्भधारण रोकने के लिए गर्भाशय की गुहा में मतलब सर्विक्स में फिट कर दिया जाता है। इससे कई नकारात्मक पार्श्व प्रभाव देखे गए हैं, तो अब लगभग इसका उपयोग थोड़ा कम होता है ना। ये इसको आप ये मान लिए कॉपर टी की बात कर रहा है, समझे, एक ये टी टाइप का एक वो रहता है ये, और इसको लगा दिया जाता है जिससे कि
मतलब बच्चे नहीं होते हैं, मतलब सेक्स करने के बाद भी बच्चे नहीं होंगे, तो ये कॉपर्टी होती है एक, उसी की बात है, ये आईयूडी कहते हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। बाधा विधियां, बैरियर मेथड, ये विधियां क्या होती है, शुक्राणुओं को गर्भाशय या गर्भाशय नलियों में पहुंचने से ही रोकने के लिए ये प्रयोग की जाती है। इसमें शामिल है पुरुष कॉन्डोम, है ना, योनिधानी या वेजिनल पाउच या ग्रीवा टोपी, तो इस प्रकार के कुछ आते, कॉन्डोम जैसे अलग अलग टाइप की चीजें आती जिनका यूज करने के बाद, सेक्स करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। अब केमिकल मेथड्स भी होती है कुछ, ठीक है, इसमें क्या होता है, शुक्राणु विनाशक यानी स्पर्मिसाइडल पदार्थ होते हैं जिससे सेक्स के पहले स्त्री की जो वेजाइना है उसमें डाल दिया जाता है, जहां ये जो स्पर्म है उनको नष्ट कर देते हैं, ठीक है। और जैसे कोई कोई क्रीम, जेली या फैन टाइप की होती है, नॉनॉक्सिनोल 9 इसका नाम है, एक पदार्थ होता है जिसका यूज किया जाता है, नॉनॉक्सिनोल 9, ठीक है। ये क्या होता है, स्पर्मिसाइडल होता है, मतलब इसको यूज करने से जो स्पर्म्स होते हैं वो सब अपने आप नष्ट हो जाते हैं, तो जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती है। एक होता है उत्प्रेरित गर्भपात, तो इसमें संतान उत्पत्ति की दर को कम करने के लिए उत्प्रेरित गर्भपात किया जाता है। इसमें माइफप्रिस्टोन, ठीक है ना, या इसको RU 486 कहा जाता है, माइफप्रिस्टोन नामक औषधि का यूज किया जाता है। तो इससे क्या होता है, मतलब ऐसा समझिए कि सेक्स करने के बाद भी इसका यूज करने से तो फिर बच्चे नहीं होते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होगी, ओके। अब प्राथमिक उपचार, प्राथमिक उपचार प्राइमरी केयर, एग्जाम में इससे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, लेकिन छोटा ही टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, तो अब बस आप इसको समझ लीजिए। एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा है, प्राइमरी उपचार क्या है, एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा है जिसमें चिकित्सक या स्वास्थ्य पेशेवर स्वास्थ्य समस्याओं का निदान, उपचार और सलाह प्रदान करते हैं। प्राथमिक उपचार का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानना, उनका उपचार करना और यह सुनिश्चित करना होता है कि रोगी स्वस्थ और आरामदायक जीवन जी सके। मतलब प्राथमिक उपचार ऐसा है कि इसका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में वो पहचान सके और कुछ बेसिक उसका उपचार कर सके, ठीक है। अब प्राथमिक उपचार के कुछ मुख्य कार्य हैं, जैसे रोगी का निदान। तो प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य समस्याओं का निदान करने के लिए रोगी इतिहास का अध्ययन करता है, मतलब अगर पहले उसको किसी प्रकार की कोई बीमारी हुई हो तो इसमें उसका अध्ययन क्या करता है, उसके लक्षणों का परीक्षण करता है और डायग्नोस्टिक टेस्ट भी करता है, ठीक है। उपचार, प्राथमिक उपचार चिकित्सक या स्वास्थ्य पेशेवर दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन करता है और उपचार की सिफारिश करता है और इसके साथ ही उपचार का प्रबंधन भी करता है। स्वास्थ्य सलाह, प्राथमिक उपचार चिकित्सक स्वास्थ्य सलाह और परामर्श देता है, ये जिसमें स्वास्थ्य सलाह, आहार परामर्श, ठीक है, डाइट के संबंध में औषधिक सिफारिश और जीवन शैली परामर्श भी शामिल होता है। प्राथमिक उपचार अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याओं के निदान और उपचार के लिए होता है, यह व्यक्तिगत स्वास्थ्य की प्राथमिक देखभाल प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करने में भी मदद करता है कि रोगी किसी गंभीर चिकित्सक या विशेषज्ञ से सलाह ले। जब प्राथमिक उपचार से सहयोग की आवश्यकता हो तो समस्या के निदान में विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। प्राथमिक चिकित्सा किट में 10 आइटम क्या है, तो ये देखिए ये सारे आइटम है, प्लास्टर, त्रिकोण पट्टी, क्रेप, लपेटी हुई पट्टी, सेफ्टी पिन, डिस्पोजेबल स्टेराइल दस्ताने, चिमटी, कैंची आमतौर पर प्राथमिक किट में पाए जाते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के 3P का अर्थ क्या है, जीवन की रक्षा करना, गिरावट को रोकना और सुधार को बढ़ावा देना, ठीक है। आघात या किसी चोट, आघात मीन्स कोई चोट के पहले घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है। यदि इस समय में उचित प्राथमिक उपचार दिया जाता है तो सड़क दुर्घटना से पीड़ितों के बचने की संभावना सबसे अधिक होती है, उनकी चोटों की गंभीरता कम हो जाती है। DRABC प्राथमिक सर्वेक्षण प्रक्रिया के चरणों का संक्षिप्त नाम है, जिसे हर प्रथम सहायक को तब तक पूरा करना चाहिए जब वे किसी दुर्घटना के समय सबसे पहले आते हैं। DRABC का मतलब है खतरा, फिर प्रतिक्रिया, वायुमार्ग, श्वास और परिसंचरण, ठीक है।
हालांकि इस बात पर कुछ बहस भी है क्या कुछ मामलों में ये कदम पर्याप्त हैं, तो अभी इस पर बातचीत है कि ये सही है नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन हमारे एग्जाम के लिए हमें महत्वपूर्ण है कि आपको DRABC का फुल फॉर्म पता हो, तो ये है इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना। ये इसीलिए, देखो मैं इसको और समझा देती हूँ, ये इसीलिए है कि जैसे डेंजर, आप मान लीजिए कोई घटना घटित हो गई, ठीक है, तो सबसे पहले डी क्या है, डेंजर है। अब घटना तो घटित हो गई, फिर प्रतिक्रिया क्या, आर मतलब रिस्पांस, कि लोगों ने देखा कि मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने क्या रिस्पांस किया, ठीक है। फिर एयर, वायुमार्ग, एरियल होना चाहिए कि भाई लोग ऐसा ना हो, इतना क्राउड हो जाए कि वो लोग उस व्यक्ति को सांस के लिए हवा ही ना मिल पाए, तो ये वायु मार्ग होना चाहिए। फिर श्वास, ब्रीथ होना चाहिए, ब्रीथ जिससे वो श्वास ले सके पर्याप्त हो। और सी सर्कुलेशन, परिसंचरण होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि वो सांस ले रहा है तो वही उसका दम घुट जा रहा है, ये भी ना हो, ठीक है ना। अब प्राथमिक पहचान, तो प्राथमिक पहचान क्या है, सहायता हेतु परिवहन बुलाने सहित जीवन रक्षा और रुग्णता, रोगों को कम करने के लिए आपातकालीन स्थिति वाले रोगियों का त्वरित प्रारंभिक मूल्यांकन महत्वपूर्ण होता है। रोग या चोट के प्रकार और गंभीरता का आकलन करने के लिए रोगी का ट्राइएस करें, ठीक है। लाल और पीली श्रेणी के रोगियों को उच्चतर स्वास्थ्य केंद्र में रेफर करना होगा और इसके लिए रेफरल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ट्राइएज रोगियों को उनके प्रारंभिक मूल्यांकन के बाद छांटने और उनकी स्थिति की गंभीरता के अनुसार उपचार के लिए उन्हें प्राथमिकता देने की एक प्रक्रिया है। सबसे प्रचलित ट्राई एजिंग विधि 4 स्तरीय कलर कोडेड प्रणाली होती है। लाल इमीडिएट यानी लाल रंग है तो तुरंत आवश्यकता है, पीला है तो अर्जेंट है, तत्काल है, फिर हरा है तो नॉन अर्जेंट है, और काला है तो फिर डेड माना जाता है, ठीक है। प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध न होने के कारण हो सकता है कि ग्राम या समुदाय स्तर पे 4 स्तरों पर आदर्श कलर कोडिंग करना संभव न हो। इसीलिए त्वरित रेफरल और उचित स्वास्थ्य केंद्र ले जाने हेतु परिवहन सुनिश्चित करने के लिए जीवन रक्षक, आपात स्थितियां और अन्य आपात स्थितियों एवं मृतकों के लिए त्वरित ट्राइएज किया जाना आवश्यक है। उसको इंगित करने वाला टैग स्वास्थ्य केंद्रों को त्वरित उपचार आरंभ करने में मदद करता है। कुल मिलाके यदि कोई घटना घटित हो गई है, कोई घटना घटित हो गई है, तो जो पीड़ित व्यक्ति है या जिसे चोट आई है उसे त्वरित क्या करना चाहिए, सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाना चाहिए और वहां पर उपचार के बाद यदि हालत फिर भी नहीं सुधर रही है या गंभीर है तो उसे अन्य उच्चतर स्वास्थ्य केंद्र में ले जाने की, रेफरल करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, इस टॉपिक्स में बहुत आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज कभी नहीं भी आ सकता है। मुझे लगता है कि ये जो कलर कोडिंग प्रणाली है इसको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, इसमें से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, कि इस कलर का अर्थ क्या होता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ओके, तो हमारी आज की क्लास यहीं तक थी, और जो लोग नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है ना। और इसमें से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो आप अच्छे से ध्यान देकर ये टॉपिक को पढ़ लीजिए, क्योंकि इस अकेली पीडीएफ से ये जितना मैंने बताया है इसमें से कम 10 प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है। तो इतनी एक क्लास से आपका 10 क्वेश्चन तैयार हो रहा है, 10 से ज्यादा ही हो रहा है, 10 से कम नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच अगेन, मिलते हैं अगली क्लास में।